हेलो। मुस्लिम लॉ के एक कंसेप्ट को हम लोग देख लेते हैं जो कि है हमारा पेरेंटेज लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट। पेरेंटेज से हमें काफ़ी कुछ क्लियर भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम लोग चाइल्ड और पेरेंट का एक रिलेशनशिप को देख रहे हैं। तो पैटर्निटी कैसे पता चलता है, पैटर्निटी हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि दो वेज है, एक मैटर्निटी से, एक पैटर्निटी से। मैटर्निटी, जो भी वुमन एक बेबी को बॉर्न करता है वो उसकी मदर हो गई। पैटर्निटी, जो उसका फादर होगा वो पैटर्निटी डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि हम इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे। तो मुस्लिम लॉ कहता है जो भी वुमन बेबी को बॉर्न करती है, चाहे वो वैलिड मैरिज से हो, चाहे वो फासिद मैरिज से हो। फासिद को यहाँ पे इसे आप इनवैलिड मैरिज भी कह सकते हैं या आप इरेगुलर मैरिज भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो है सुन्नी लॉ कंसीडर करता है कि अगर वैलिड मैरिज से है या फासिद मैरिज से है, जो भी लेडी बेबी को बॉर्न करेगा वो उसकी मैटर्निटी एस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन वहीं पे शिया लॉ कहता है कि नहीं, हम फासिद को नहीं समझते, हमारे लिए वैलिड मैरिज ही सब कुछ है। इसका मतलब अगर बेबी को बॉर्न एक वैलिड रिलेशनशिप से आ रहा है तो ही वो मैटर्निटी आएगी यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो शिया लॉ है वो ऐसे इलेजिटिमेट चाइल्ड को फिलियस नलियस मानता है, दैट इज रिलेशन ऑफ नन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसको बास्टर्ड कहा जाता है, और अगर हम सीधा हिंदी में बात करें तो इसे ऐसे बच्चे को हरामी कहा जाता है। वहीं पे अब सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि अब जब हमें ये पता चल गया है कि भी एक बेबी की मैटर्निटी से रिलेशनशिप आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, वहीं पे पैटर्निटी का कैसे पता चलेगा, तो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब वो बच्चा इनहेरिट कहाँ से करेगा। तो रही बात इनहेरिटेंस का, तो सुन्नी लॉ कहता है कि अगर ये कोई इलेजिटिमेट बेबी है तो उसकी माँ से इनहेरिटेंस आएगा। लेकिन वहाँ पे शिया लॉ ऐसे को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि भाई हम तो भाई फासिद को मानते ही नहीं है। तो इसका मतलब जो भी बेबी बॉर्न होना चाहिए वो एक वैलिड रिलेशनशिप से होना चाहिए। यहीं पे हम थोड़ा सा एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन 6 आता है नेचुरल गार्जियनशिप की बात करता है, वहीं पे जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसके लिए उन्होंने सीधा कहा है कि अगर कोई भी बच्चा जो इलेजिटिमेट है तो उसकी मदर ही उस बच्चे का नेचुरल गार्जियन होगा। तो ये हमारा सिंपल सा मुस्लिम लॉ में आता है कि भी पैटर्निटी को आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। यहीं पे हमारे पास एक केस आ जाता है जब हम लोग इसको देखेंगे कि भी लेजिटिमेसी क्या है और लेजिटिमेशन क्या है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है एक फैक्ट कि ये बच्चा लेजिटिमेट है। लेजिटिमेशन का मतलब होता है प्रोसेस टू कन्फर लेजिटिमेशन ऑन दैट चाइल्ड। गौतम कुंडू का केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि भी फादर ने कहा कि अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये बेबी मेरा नहीं है, अगर आप मेरे को परमिट करें तो मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहूँगा, और अगर ये डीएनए में क्लियर हो जाता है कि भी मैं इसका फादर नहीं हूँ, तो मेरे को इस केस में इस बच्चे का मेंटेनेंस नहीं देना होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। वहाँ तक बात आते आते उन्होंने जब सारी बातें चली तो उनका यहाँ तक ये भी आया कि भाई हमारे पास और भी तरीके हैं अपने पैटर्निटी को एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि वहीं पे हमारे पास सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता है कि भी अगर कोई भी बेबी ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज अगर बॉर्न होता है, या अगर 280 डेज आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज विद कंडीशन कि भी वुमन जो है उसने दोबारा शादी नहीं करी, तो ये मान लिया जाएगा, नहीं खाली माना नहीं जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि ये बेबी उस बंदे का है। यस, बशर्ते वो बंदा ये प्रूव कर दे कि जब ये बेबी बिगॉट हुआ हमारे बीच में कोई ऐसा एसेस नहीं था। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हम ये जो हस्बैंड मेल काउंटर पार्ट है वो अगर ये प्रूव कर दे कि जब ये बेबी कंसीव किया गया होगा तब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से ये बेबी बॉर्न हो सके, अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तभी आप अपने आप को यहाँ से मेंटेनेंस से रिलीव पा सकते हैं, नहीं तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम ऐसे कैसे अलाउ कर दें कि भाई ये बच्चा बास्टर्ड है तो इसका मतलब ये लेडी अनचेस्ट है। भाई अगर आप कोर्ट से ये चीज़ प्रूव करवाते हो तो कहीं ना कहीं ये टैग
लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे बच्चे के ऊपर लग जाता है कि इसका मतलब मैं जो हूँ, मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, मैं बास्टर्ड हूँ और मेरी माँ जो है वो अनचेस्ट है। कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा अगर आपके पास कोई और तरीका है इंडियन एविडेंस एक्ट की तरह, अगर कुछ और है तो आप उसमें ले आओ। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भी इंडियन एविडेंस एक्ट तो ये कह रहा है, मुस्लिम लॉ कुछ और कहता है। तो फाइनली ये आ जाता है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे दो लॉज अगर वेरी करते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा सुपरसीड कर जाएगा। वहीं पे हमारे पास एक और केस आ जाता है जो कि बात करता है हबीबुर रहमान चौधरी वर्सेस अल्ताफ अली चौधरी का। यहाँ पर हबीबुर रहमान जो हैं उन्होंने ये कहा कि भी मेरी मदर जो है वो जुइस कोहैन है और उनकी शादी जो है वो नवाब सोभान का के साथ, बोगरा के जो हैं उनके साथ इनकी शादी हुई है और उन्होंने हर टाइम पे मुझे एक्नॉलेज किया है कि मैं उनका सन हूँ। जब उनसे पूछा गया कि भी आप ये प्रूफ कर दें कि भी एक्नॉलेजमेंट आपका कहाँ कहाँ गया है, तो वो फेल कर गए अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि जब आप अपने आप को लेजिटिमेट प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आपका कोई इनहेरिटेंस का राइट है। तो यहाँ पे वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिया। एक आता है आपका पेरेंटेज का और दूसरा आ गया लेजिटिमेसी। अब तीसरा आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अगर हम सिंपल से बात करें तो जितने भी पुराने हैं जो व्यूअर्स हैं सुनने वाले, उनको पता होगा कि जब हम कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जब हम लोग किसी को कोई भी लेटर या समन वगैरह भेजते हैं तो एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके सेंड करते हैं। एक्नॉलेजमेंट ड्यू का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ भेज रहे हैं और वो बंदा जब रिसीव करेगा तो वो आपको उसके लिए एक्नॉलेज करके देता है कि भी मैंने उस चीज़ को रिसीव कर लिया। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है आप एक चीज़ को अलाउ कर रहे हैं, आप एक चीज़ की सहमति दे रहे हैं, हाँ मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि भी हम टॉपिक तो डिस्कस कर रहे हैं पेरेंटेज का, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लेजिटिमेसी का, वो भी मुस्लिम लॉ में। तो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट का क्या कंसेप्ट है? एक्नॉलेजमेंट का यहाँ पे ये कहना है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस है, कैसे इन बंदों की शादी हुई है, बेबी बॉर्न हुआ तो लोग आए उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने पे या विश देने के लिए, या जहाँ कहीं पर भी ये बंदे अगर कहीं दिखाई देते हैं, वो जो मेल है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक्नॉलेज कर रहा है कि ये बच्चा मेरा है और ये जो बच्चे की माँ है वो मेरी बीवी है। लेकिन एविडेंस अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस के अंदर जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। इसका मतलब जब आपने एक बार अगर एक्नॉलेज कर लिया कि भाई हाँ ये बच्चा मेरा है, तो इसका मतलब जो बच्चे की माँ होगी आप उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपकी वाइफ होगी। ये आ जाता है आपका एक्नॉलेजमेंट का। अब यहाँ पे आ जाता है कि इसकी नेसेसिटी क्या है। भाई नेसेसिटी में सिंपल ये आ जाता है कि भाई आपका जहाँ डायरेक्ट प्रूफ नहीं है वहाँ आप इनडायरेक्ट प्रूफ कैसे देंगे, वो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। फिर आ जाता है कि भाई ये इसके बेसिक रूल्स क्या है। बेसिक रूल्स में कहता है कि ये बच्चा किसी और का नहीं होना चाहिए। ये नहीं आपने, जैसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं भाई जैसा, बहन जैसा, बेटे जैसा, तो ये जैसा वर्ड जो है ना ये एक्नॉलेजमेंट में नहीं चलता। दैट मीन्स यू आर एक्नॉलेजिंग ओनली दैट पर्सन जो आपका अपना है। अब इसका मतलब वो बच्चा किसी और को नहीं होना चाहिए। वो बच्चा यानी जो उसकी मदर है वो प्रोस्टिट्यूट ना रही हो, वो किसी और की बीवी ना रही हो, क्योंकि अगर ये चीज़ आ रहा है तो वो बच्चा आपका कैसे हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो बच्चे की माँ है उसके साथ आपकी शादी जो है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आती हो। अगर वो चीज़ नहीं है तो इसका मतलब वो बच्चे को जो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं वो एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट में चला जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि भी क्या एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई कंडीशंस है? बाकायदा हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस भी दिए गए हैं। कंडीशन में कहता है जो एक्नॉलेजर है, यानी कि जो बंदा एक्नॉलेज कर रहा है ये फलाना बंदा मेरा है, वो कम से कम उस बंदे से 12.5 साल बड़ा होना चाहिए। जिस बच्चे को आप एक्नॉलेज कर रहे हो वो भी मान रहा हो हाँ जी ये मेरे पापा हैं। तीसरा, रिलेशनशिप दोनों पार्टीज के बीच में यानी कि पेरेंट्स के बीच में प्रूफ ये हो सके कि भी ये रिलेशनशिप में एग्जिस्टेंस में है, इसका मतलब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना आते हो। फिर आ जाता है कि भी आपका इंटेंशन भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई इंटेंशन है ही नहीं और आप ऐसे ही कोई एक्नॉलेज कर रहे हो, इंटेंशन भी कन्फर्म होना चाहिए आपके एक्नॉलेजमेंट से।
फिर आ जाता है यहाँ पे कि भी कंपिटेंसी होना चाहिए। अब कंपिटेंसी में आ जाता है कि आप एडल्ट होने चाहिए, सेन होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे कि भी जो बेबी है वो ऑफस्प्रिंग जिना का नहीं होना चाहिए। जिना का मतलब यहाँ पे आ जाता है एडल्ट्री। अगर ऐसा है तो आप ऐसे बच्चे को एक्नॉलेज नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाता है कि वंस एक्नॉलेज्ड इज एक्नॉलेज्ड फॉर एवर। आप ये नहीं आज कह सकते मैंने तैश में आके एक्नॉलेजमेंट दे दिया, आज अब मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे हिंदू लॉ में एडॉप्शन है, यहाँ पर एडॉप्शन वर्ड भी नहीं है। एडॉप्शन वर्ड क्या, एडॉप्शन का कंसेप्ट भी मुस्लिम लॉ में नहीं है। इसका मतलब वंस अडॉप्टेड इज अडॉप्टेड फॉर एवर। द सेम थिंग इज हेयर। आपने अगर एक बार एक्नॉलेज कर लिया तो वो एक्नॉलेज हमेशा के लिए हो गया। तो आज हम लोगों ने देखा मुस्लिम लॉ में कि पेरेंटेज क्या है, लेजिटिमेसी क्या है और एक्नॉलेजमेंट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।